Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily current affairs MCQs. And in this one, we are going to do a lot many different type of MCQs, different topics पे करेंगे, which is being presented by me. My name is Khushbu. So before starting off with our this particular class, definitely I'm going to tell you about our courses. So हमारा पराक्रम बैच जो है वो 24th of July से start हो गया है. You can join in any of these courses. And apart from that, philosophy optional first week of September से start हो जाएगी second batch. ऐसे enhancement program अभी भी चल रहा है. You can join it because every time sir takes the new topics, so obviously you can join even now. Score enrichment program of philosophy, you can join this as well. NCERT module भी चल रहा है, तो you can join in that. आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशंस दोनों ही मिलेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम वेयर टू गेट द इंफॉर्मेशन, सिंपल सा है, tathastuics.com. यहाँ पर जाइए, सारी कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी, फी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इट. एंड हियर यू कैन फाइंड द डिटेल्स, द मोबाइल नंबर्स एंड ऑल. यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स एंड यहाँ पर भी जो है आपको सारा इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली आपको प्रोवाइड किया जाएगा. एंड जो भी आपकी क्वेरीज होंगे वो सभी यहाँ पे रिजॉल्व करे जाएंगे. यू कैन इवन विजिट आवर ऑफिस एज वेल. Right, chaliye. Now without wasting any time, let's get started with the very first question of the day. And हमारा पहला question क्या है? Consider the following statements. The very first one is molasses comprises sucrose, glucose and fructose. Second one is the ethanol produced from grains exceeds that from molasses because molasses contains more starch content compared to grains. Third is India's ethanol program heavily depends on a solitary crop. So you have to find out कि इसमें से कितने statements जो हैं वो correct है. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है गुड़ में सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शामिल होते हैं. तीसरा है अनाज से उत्पादित इथेनॉल गुड़ से अधिक होता है क्योंकि गुड़ में अनाज की तुलना में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है. तीसरा है भारत का इथेनॉल कार्यक्रम काफी हद तक एकल फसल पर निर्भर करता है. इसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है? फाइंड इट आउट. सो द आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन ए. ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दैट इज स्टेटमेंट 1. हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वही यहाँ पे करेक्ट है. एथेनॉल प्लस पेट्रोल, how to blend more and blend better. So this was the article and इसी से ही जो इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है. एथेनॉल yields from grains versus that of the molasses. यहाँ पे देखेंगे कि जो एथेनॉल है वो ग्रेन से बनाना या फिर मोलेसेस से बनाना कहाँ से जो है वो बेटर रहता है. तो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल कैसा आता है जिसमें कि आप जो राइस कंटेंट कितना यूज करते हो, 450 to 480 लीटर्स ऑफ एथेनॉल पर टन. दिस मतलब एक टन पे इतना जो है एथेनॉल ये प्रोड्यूस कर सकता है. ब्रोकन या फिर डैमेज्ड ग्रेन्स होते हैं उसमें से 450, 450 से 460 लीटर्स ऑफ एथेनॉल एक टन से जो है ये यहाँ पर हो जाता है. मेज से 380 to 400 लीटर, सारे पर टन के बेसिस पे ही हैं. ज्वार यानी कि शोरगम से 385 to 400 लीटर्स होता है. बाजरा या फिर जो दूसरे मिलेट्स होते हैं उसमें से 365 से लेके 380 लीटर्स होता है. यील्ड्स जो है वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस होते हैं किस चीज से? स्टार्च के कंटेंट से. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइस में स्टार्च की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा है, 72% है. उसके बाद मेज यानी मक्का 58 to 62% आता है और ज्वार में भी यही है. व्हेन इट कम्स टू दी मिलेट्स में 56 to 58% है एंड राइस में 68 to 72% है. सबसे ज्यादा स्टार्च कंटेंट इसमें है, तो इसी वजह से एथेनॉल का जो फॉर्मेशन का आप देख सकते हैं तो राइस से सबसे ज्यादा हो भी रहा है. नाउ एथेनॉल प्रोडक्शन जो अगर हम बात करें मोलेसेस की, तो यहाँ पर क्या है? एथेनॉल मोलेसेस कंटेन्स, अब यहाँ पर क्या इसमें होता है? ग्लूकोज भी है, सुक्रोज भी है एंड फ्रक्टोज भी है. एंड इस वजह से क्या हुआ कि इसमें एथेनॉल बनाने की क्षमता जो है वो थोड़ी ज्यादा है. राइट. पहले क्या होता था?
The reliance on molasses and the cane were there. India's ethanol program primarily relied on the molasses and cane as the feedstock over here, जिससे कि एथेनॉल को बनाया जाता था. कहाँ से? मोलासेस एंड केन से जो है ये होता था. अभी इसी चीज को लेकर के डाइवर्सिफिकेशन हो गया है, फीड स्टॉक जो है अभी बढ़ गए हैं, जिससे कि हम एथेनॉल बना सकते हैं. तो अभी इंडिया का जो एथेनॉल प्रोग्राम है, इसमें राइस, मेज एंड जो दूसरे ग्रेन्स हैं उसको भी यूज कर लिया गया है, नॉट जस्ट द मोलासेस एंड द केन. हम दूसरी चीजों को भी अब यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज इनमें भी जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा है स्टार्च की. ओके, कंटेंट जो है. Second question is with reference to freedom movement regime, consider the following statements. The very first statement is the free movement regime. This is the free movement regime is a bilateral agreement between the two nations that permits tribes residing along the border on either side to travel up to 25 kilometers into the other country without need for any kind of visa. Free movement regime. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है इन 2021 द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FMR was initiated as a component of India's Act East policy. तो Act East policy के अंतर्गत जो है ये काम किया गया था, राइट. चलिए अब बताइए कि इसमें से कितने कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर है. फ्री मूवमेंट रिजीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है, फ्री मूवमेंट रिजीम दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है जो दोनों तरफ सीमा पर रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के दूसरे देश में 25 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति देती है. दूसरा इसमें है 2021 में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के एक घटक के रूप में FMR का कार्यान्वयन शुरू किया गया था. अब इसमें से कितने जो हैं वो करेक्ट है, कौन से जो हैं वो करेक्ट है आपको बताना है. आंसर ओवर हियर इज द ऑप्शन डी. कोई भी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है. पहले तो देख लेते हैं किस चीज से ये रिलेटेड है. द फ्री मूवमेंट रिजीम अलोंग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर एंड व्हाई इट हैज कॉम्प्लिकेटेड द वोलेटाइल सिचुएशन ओवर देयर इन द मणिपुर, बिकॉज देयर आर वेरियस अदर इंट्रूडर्स एज वेल. द फ्री मूवमेंट रिजीम ये एक इट इज अ बायलेटरल अग्रीमेंट एंड ये बायलेटरल अग्रीमेंट दो नेशंस के बीच में हुआ था. एज यू कैन सी ओवर हियर विच नेशंस. परमिटिंग ट्राइब्स रिसाइडिंग अलोंग द बॉर्डर ऑन ईदर साइड टू ट्रैवल अप टू 16 किलोमीटर्स. ओके, तो यहाँ पर 16 है ना कि 25 है इनटू द अदर कंट्री विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ वीजा, बिकॉज बॉर्डर इज समथिंग जो कि एज सच जो है जमीन पे बनाया नहीं गया है, बना हुआ नहीं है, राइट. एंड कुछ ट्राइब्स जो है वो इधर रह रही है इंडिया में और कुछ जो है वो म्यांमार में रह रही है, सेम ही ट्राइब्स है, तो वो इस तरीके से आना जाना उनका लगा रहता है. बट यही कहा गया है कि 16 किलोमीटर्स ही तक जो है ये लोग ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ वीजा. नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है. इसको कब इंप्लीमेंट किया गया था? इट वाज इंप्लीमेंटेड इन 2018. ठीक है, इस वजह से जो सेकेंड स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट. इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसी के अंतर्गत इस चीज को किया गया था एंड इट वाज इन ऑर्डर टू बेटर आवर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद दैट ऑफ द म्यांमार. Next question, the location of Parkachik Glacier, which has been in the news recently, is Parkachik Glacier का स्थान जो हाल ही में खबरों में था कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या फिर उत्तराखंड. ये कहाँ पर जो है इसका लोकेशन. तो इसका लोकेशन कहाँ पे बताया जा रहा है? लद्दाख में. ठीक है. मेल्टिंग ऑफ लद्दाख ग्लेशियर कुड फॉर्म 3 ग्लेशियर लेक्स. ये जो ग्लेशियर्स हैं ये मेल्ट हो रहे हैं और इनके मेल्ट होने की वजह से 3 ग्लेशियर लेक्स जो हैं वो बन सकते हैं. दिस इज व्हाट इट इज बीइंग स्पेक्यूलेटेड. अभी रिसेंटली एक स्टडी करी गई थी साइंटिस्ट जो हैं वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के द्वारा एंड यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो पारकाचिक ग्लेशियर है लद्दाख में, यहाँ पर रैपिड तरीके से जो है आइस मेल्ट कर रहा है, बहुत ही स्पीडली जो है ये मेल्ट हो रही है. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस
ये इतना जो स्पीड में ये एक्सल जितनी स्पीड से जो है यहाँ पर मेल्टिंग हो रही है, उसके हिसाब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर 3 ग्लेशियर लेक्स बन सकते हैं। एंड माइंडेड यही जो ग्लेशियर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स के स्रोत हैं, वाटर के सोर्स है दीज ग्लेशियर्स। अगर ये ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे तो जो हमारे हिमालयन रिवर्स हैं उसमें जो हम थ्रू आउट द ईयर इतना वाटर देखते हैं दैट वोंट बी देयर, वो भी फिनिश हो जाएंगी। एक टाइम होगा जब गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये सभी जो है वो सूख जाएंगी, जस्ट लाइक दैट ऑफ द पेरिनियल रिवर्स, या फिर जो है आप साउथ इंडिया की जो रिवर्स देखते हैं वो फॉर द टाइम, वो कुछ टाइम के लिए ही रहती हैं, राइट। बारिश हुआ, अच्छा खासा पानी है, अदरवाइज थ्रू आउट द ईयर यू वोंट बी फाइंडिंग वाटर इन ऑल द रिवर्स सारे में। लेकिन वहीं पे ही जो गंगा जो स्रोत है वही अगर चली जाएगी, नहीं रहेगी, तो पानी कहाँ से आएगा। तो इसका मेल्ट होना इज अ काइंड ऑफ कंसर्न, एंड वो भी जो है वो बहुत स्लोली रैपिड पेस से यहाँ पर हो रहा है। दिस पार्काचिक ग्लेशियर होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट पोजीशन व्हेन इट कम्स टू दिस ग्लेशियर्स बिकॉज इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स है सुरू रिवर बेसिन के इधर, एंड इट कवर्स एन एरिया ऑफ 53 स्क्वायर किलोमीटर्स, एंड ये 14 किलोमीटर्स की इतना लंबा है, इतना बड़ा है, और इसका एरिया जो है 53 स्क्वायर किलोमीटर्स का है इस पर्टिकुलर ग्लेशियर का। ये सिचुएटेड कहाँ है, जांस्कर रेंजेस जो हैं वो वेस्टर्न हिमालयाज में उसके सदर्न साइड में है, एंड सुरू रिवर इज द लोकेशन ऑफ दिस पार्काचिक ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर के मेल्ट होने से जो है यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। दिस इज द मैप वेयर यू कैन सी द कंप्लीट थिंग्स रिलेटेड टू दिस। Now the next one is, what is the main river that acts as the primary boundary between United States and the Mexico? United States और मेक्सिको के बीच में जो एक रिवर है जो एक तरीके से बाउंड्री का काम करती है, उस रिवर का नेम क्या है? वह मुख्य नदी कौन सी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच प्राथमिक सीमा के रूप में कार्य करती है? नियाग्रा रिवर, रियो ग्रांडे रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर, डेट्रॉइट रिवर। कौन से रिवर है जो कि एक तरीके से प्राइमरी बॉर्डर के तौर पे यहाँ पर काम करती हैं? सो दैट इज ऑप्शन बी, रियो ग्रांडे रिवर। सो हियर यू कैन सी द रियो ग्रांडे रिवर विच एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ सेपरेशन बाउंड्री बिटवीन द टू स्टेट्स, टू कंट्रीज। जो रिवर्स हैं वो एक नेचुरल बाउंड्री के तौर पे काम करती हैं। यहाँ पे रियो ग्रांडे रिवर, ये रियो ग्रांडे रिवर जो है इट एक्ट्स एज अ बॉर्डर बिटवीन यूएस एंड दैट ऑफ द मेक्सिको। इस रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है? 3051 किलोमीटर्स की है, एंड ये कोलोराडो से लेकर के गल्फ ऑफ मेक्सिको तक फ्लो करती है। वहां से लेकर के जो इसका माउथ है दैट इज देयर इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको। आई होप आप सभी को जो है रिवर बेसिन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अब माउथ क्या हो गया। एंड इसका अच्छा खासा पोर्शन जो है वो टेक्सास के पास कवर होता है, एंड इट सर्व्स एज द प्राइमरी बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड दैट ऑफ द मेक्सिको। रिसेंटली अभी जो है लीगल एक्शन लिया गया है टेक्सास के खिलाफ। द लॉ सूट बाय द यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट हैज बीन फाइल्ड, एंड दिस हैज बीन डन अगेंस्ट द स्टेट ऑफ टेक्सास के अगेंस्ट में जो है ये लॉ सूट फाइल किया गया है। एंड यहाँ पर जो गवर्नर ग्रेग एबॉट है उनकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है कि द लॉ सूट वाज फाइल्ड स्पेशली अगेंस्ट द गवर्नर। इनके खिलाफ जो है ये चीज किया जा रहा है, एंड हियर यू कैन सी दैट द floating barriers to deter the migrants over here. Texas authorities placed floating barriers in the Rio Grande River. यहाँ पे जो है floating barriers के तौर पे यहाँ पर इन्होंने barriers जो है floating barriers लगा दिए थे so that जो immigrants हैं वो नहीं आ सके। aim क्या है? to set up to deter migrants from crossing over into the US and that from the Mexico. मेक्सिको से जो लोग हैं वो यहाँ पर क्रॉस करके टेक्सास में नहीं जा सके क्योंकि अच्छा खासा पोर्शन जो है इस रिवर का वो टेक्सास को कवर कर रहा है, तो रिवर क्रॉस करके वो टेक्सास में एंटर नहीं कर पाए। तो जो फ्लोटिंग बैरियर्स होती हैं जो तैर सकती हैं उनको यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल कर दिया है so that they cannot move away, they cannot enter over there.
Next question is with reference to urea gold, consider the following statements. The very first one is a novel type of urea fertilizer is available featuring a potassium coating. Second is it is both cost effective and more productive when compared to neem coated urea. इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स, कौन से ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं, यू हैव टू फाइंड इट आउट. यूरिया गोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है एक नवीन प्रकार का यूरिया उर्वरक उपलब्ध है जिसमें पोटेशियम कोटिंग होती है. दूसरा है नीम लेपित यूरिया की तुलना में यह लागत प्रभावी और अधिक उत्पादक दोनों हैं. तो इसमें से आपको बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सो आंसर क्या है? बी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है बिकॉज ये जो यूरिया गोल्ड है इसको अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है एंड इट इज अ टाइप ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर विद अ सल्फर कोटिंग. Okay, not that of the phosphorus but the sulfur coating है यहाँ पर. What is urea gold launched by प्रधानमंत्री मोदी जी in Rajasthan Sikar ahead of polls. So this was something which was launched over there. यूरिया गोल्ड, सल्फर कोटेड यूरिया एंड इनोवेशन फॉर एनहांस्ड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के बेटरमेंट के लिए जो है इसको लेकर के आया गया है यूरिया गोल्ड को, जिसमें कोटिंग किस चीज की होगी? सल्फर की कोटिंग होगी, जिसको कि रिसेंटली राजस्थान के सिकर जो एरिया है वहां पर इसको लॉन्च किया गया है. इसका एम क्या है? ये जो सल्फर डेफिशिएंसीज होती हैं उस चीज को कम करना सो दैट अच्छी प्रोडक्शन हो सके. यूरिया गोल्ड एम्स टू काउंटर सल्फर डेफिशिएंसीज इन द सॉइल, देयर बाय बेनिफिटिंग फार्मर्स थ्रू देयर इंप्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. क्योंकि ये सभी चीजें जो है वो हेल्प आउट करती हैं प्लांट्स को इन ऑर्डर टू ग्रो. Next question is related to mines and minerals. With reference to Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill of 2023, consider the following statements. The very first one is the legislation grants authority to the central government to conduct exclusive actions for mining leases and composite exploration licenses related to specific crucial and high value minerals like gold, silver, platinum and that of the copper. Second is the bill aims to minimize the private sector's participation in mineral exploration and production activities. Third is it provides states the power to issue composite mineral licenses without requiring approval from the central government. So you have to tell which of these options are correct over here. खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है कानून केंद्र सरकार को सोने, चांदी और प्लैटिनम और तांबे जैसे विशिष्ट महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य वाले खनिजों से संबंधित खनन पट्टों और समग्र अन्वेषण लाइसेंस के लिए विशेष नीलामी आयोजित करने का अधिकार देता है. दूसरा है विधेयक का उद्देश्य खनिज अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को कम करना है. तीसरा है यह राज्यों को केंद्र सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता के बिना मिश्रित खनिज लाइसेंस जारी करने की शक्ति प्रदान करता है. आपको बताना है इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है, कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. सो यहाँ पर आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर एंड यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग है. लोकसभा पासेस MMDR अमेंडमेंट बिल अलाउइंग एक्शन ऑफ लिथियम अदर्स टू प्राइवेट ऑक्शन ऑफ लिथियम एंड अदर्स टू प्राइवेट सेक्टर. तो हम प्राइवेट सेक्टर में जो है वो बहुत ज्यादा अब डिपेंडेंसी धीरे धीरे होने वाली है. सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर रॉन्ग था क्योंकि ये बिल जो है वो बेसिकली इंक्रीज करने का कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी खासी हो सके इसमें इन द मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज ओवर देयर. सो दैट इज वाई ऑक्शन की बात जो है वहां पर मेंशन करी गई है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स हैव एक्सपीरियंस्ड twofold increase in recently years. Second is Semicon India 2023 strives to establish India as a global hub for semiconductor design, manufacturing and technology development, contributing to the realization of India's semiconductor missions vision. तो recently Semicon जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आई गेस कल या परसों ही जो है वो न्यूज़ में आया भी था, न्यूज़पेपर में. आई होप यू पीपल मस्ट हैव रेड. यू हैव टू फाइंड आउट इसमें से कौन से जो है वो करेक्ट है. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन कह रहा है भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण निर्यात में हाल ही के वर्षों में 2 गुनी वृद्धि देखी गई है. दूसरा है सेमीकॉन इंडिया 2023 भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जो भारत सेमीकंडक्टर मिशन के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देता है. तो इसमें से कौन से कथन जो है वो करेक्ट है? आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स बोथ आर करेक्ट ओवर हियर. ठीक है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स, देखिए हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरों पे, उसको कम करने के साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी कर सके, वो हमारा अब जो है एक तरीके से एम हो गया है सारी चीज़ों में. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स अभी रिसेंट ईयर में, अगर हम इन द रिसेंट ईयर्स इफ वी सी, इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स जो है वो डबल हो गई है. इट मीन्स कि इस सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है. Significant growth you can see over here. As of now, presently the country boasts that more than 200 mobile manufacturing units, highlighting its prowess in the electronics industry. So 200 से ज़्यादा जो mobile manufacturing units जो हैं वो इंडिया में है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, because more the sectors are coming over here, more the units are being established, it means that more of the job creation. तो जितनी ज़्यादा job creation होगी उतनी ज़्यादा हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, है ना. तो हम सारे जो हैं वो काम कर पाएंगे भाई. The last question of the day is, consider the following statements about International Institute for Population Sciences. The very first one is, within the ESCAP region, escape region, it functions as a regional hub for population studies research. Second statement is, each year it releases the World Population Report. Which of these statements are correct over here? International Institute for Population Sciences के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है ये दिस ESCAP क्षेत्र के भीतर यह जनसंख्या अध्ययन अनुसंधान के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है. दूसरा है प्रत्येक वर्ष यह विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जारी करता है. इसमें से कौन से जो है वो स्टेटमेंट्स करेक्ट है? आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हमारा जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट ओवर हियर. इसका जो ओरिजिनल नेम था दैट वाज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर. 1970 तक इसका ओरिजिनल नेम जो है वो यही था. इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1956 में एंड कौन मिलकर के किए थे? सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड द यूनाइटेड नेशंस, इन तीनों ने जो है इसको मिलकर के एस्टैब्लिश किए थे. किस चीज को? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज ओवर हियर. लेटर ऑन जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया था. ओके यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. इसकी क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑपरेट्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है उसके अंतर्गत ये काम करता है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट सर्विस जो है एज ऑफ नाउ दे हैव कंडक्टेड विच इंक्लूड्स द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. आप ये सब के बारे में जो बार बार पढ़ते होंगे NFHS, तो ये यही कंडक्ट कराते हैं. इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे जो है वो भी यही कंडक्ट करते हैं. असेसमेंट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड यूथ इन इंडिया प्रोजेक्ट, ये कुछ जो है सर्वेस, ये सभी सर्वेस जो है वो यही कंडक्ट कराते हैं.
वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है इज रिस्पॉन्सिबल, द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है वो इसको रिलीज करती है, ना कि IIPS। सो यहाँ पर जो है दिस इज द एंड ऑफ आर daily current affairs MCQs. I hope you people enjoyed it. We are back with DNA and I'm very excited कि मैंने DNA जो है वो मैं फिर से start कर रही हूँ, and this is all because कि आप लोगों को चाहिए था। I was little bit busy with my offline classes and all, तो इस वजह से नहीं हो पाया था, but now I will be doing that. So with this note, take care, bye bye and have a great time. Good night.